नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। आपका स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष द स्ट्रगल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिट्टी यानी मृदा की। मृदा, इसमें हम बात करेंगे मृदा निर्माण, मृदा स्तर या मृदा संस्तर जिसको बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका और भारत में मृदा का वर्गीकरण। मिट्टी यानी माटी, जिसको अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं और मुख्य मतलब शुद्ध हिंदी में मृदा। मिट्टी अक्सर गांव में सुनते होंगे, बेटी और माटी। माटी इतनी कीमती है हमारे लिए कि हम इसको बेटी के समान दर्जा देते हैं। माटी और बेटी को एक समान मानते हैं, या इसको अन्यथा मत ले लीजिएगा कि हम माटी को ही बेटी के समान मानते हैं, बेटी को माटी के समान नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं इस पर, यानी कि मृदा यानी मिट्टी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो यदि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा संसाधन जिसके बिना बाकी सारे संसाधनों का कोई महत्व नहीं है, बाकी किसी और संसाधन का कोई महत्व नहीं है। यही वो मिट्टी ही है जिस पर कि समस्त जैव मंडल निवास करता है, या फिर समस्त जैव मंडल फलता फूलता या बनता है। पौधों एवं अन्य जीव जंतुओं के विकास में सहायक महीन कण युक्त और ह्यूमस वाले मेंटल के ऊपरी परत पर अपक्षयित पदार्थ को मृदा कहते हैं। मृदा जो होता है, मिट्टी, मूल रूप से जो है वो खनिज, चट्टानों के कण, अपक्षयित जैविक पदार्थ, जल, वायु तथा जीवाणुओं का जटिल एवं गतिज संगठन है। ये जो है संगठन नहीं, संगठन होता है ये संगठन। यानी कि देखिए, जल, इसमें क्या क्या है? खनिज, चट्टानों का अपक्षयित कण, जैविक पदार्थ, जल, वायु और जीवाणु। इसका जो जटिल और गतिज एक संगठन है। गतिज इसलिए कि समय और स्थान के साथ ये काफ़ी तेजी से बदल जाता है, और जटिल इसलिए क्योंकि इसकी जो संरचना है ये भी जगह के हिसाब से समय के साथ अलग अलग देखी जाती है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है। किन किन का प्रभाव होता है? सबसे पहले तो मूल चट्टान, यदि ग्रेनाइट से बनी है तो वो ग्रेनाइट से बनी है, या बेसाल्ट से बनी है, ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है, या फिर अपरदन से बनी है, तो उसका अलग अलग होता है। चलिए इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद उच्चावच, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है या स्थल पर है, MSL पर ये, या फिर मीन सी लेवल पर है, या फिर मेन सी लेवल से ऊंचाई पर है। दूसरी जलवायु, जलवायु कैसी है, शुष्क है, आर्द्र है, या फिर टुंड्रा टाइगा जैसी जलवायु है। चट्टानों की भौतिक व रासायनिक गुण, चट्टान यदि अम्लीय प्रकृति के हैं तो वहाँ अम्लीय, मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा पाई जाएगी। यदि क्षारीय है तो क्षारीयता पाई जाएगी, और इन सब में नहीं है तो लवणीयता पाएगी, नमक पाया जाएगा, नमक की मात्रा। उसके अलावा भू उपयोग की विधि तथा समय, समय भी बहुत बड़ा कारक है इसमें। समय के साथ चीज़ें स्वतः बदलती है। सबसे पहले देखते हैं मृदा निर्माण। यहाँ पर देखेंगे आप, एक डायग्राम है जिसमें 1 2 3 4 एक कॉलम बना हुआ। पहला जो कॉलम है आप देख सकते हैं, एक चट्टान है पूरा, यानी कि ये वो दौर है जब पृथ्वी की सतह बिल्कुल समान और सख्त थी। यानी कि अभी अभी धरती जो है आग के गोले से ठंडा होकर, यानी कि धरती अभी अभी ठंडी हुई है और ठोस रूप में आई है। उसके बाद की स्थिति है ऐसी वाली। अब इसमें हुआ क्या कि समय, यानी कि देखिए, धूप, गर्मी और ठंड से, यानी कि तापमान में उच्च एवं निम्नता की वजह से इसमें ये जो चट्टानें हैं उसमें संकुचन और फैलाव होने लगा, जिससे ये चट्टानें टूटने लगी, और टूटने के बाद इस स्थिति में आई। और जब ये चट्टानों में टूट फूट होने लगा और उसके बाद एक छोटे छोटे जीवों का विकास होने लगा, तब मृदा एक इस तरह की स्थिति में आई। और उसके ऊपर एक संस्था, जो कि ये जो पेरेंट मटेरियल है मिट्टी बनाने के लिए, इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। अब ये टूट फूट कर एक पेरेंट मटेरियल जैसा बनने लगा। अब चूंकि जैसा कि हम बता चुके हैं कि पहले यहाँ पर छोटे छोटे जीवों का या फिर छोटी वनस्पतियों का विकास हुआ, और ये सड़ कर यहीं पर रह गए या बारिश के साथ बह गए,
जब ये यहाँ जमा होने लगे तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि ह्यूमस की मात्रा बढ़ने लगी। अब यहाँ पर 3 सतह का निर्माण हुआ, ए जिसमें ह्यूमस है, फिर है सी, अभी सी जो हॉरिजन है तीसरा सतह है, अभी दूसरे सतह का निर्माण नहीं होता जिसको कि सब सॉइल बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, अब ये अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखेंगे छोटा छोटा ऑर्गेनिक मैटर आया, उसके बाद मिनरल का मतलब जो खनिज है उनका बिखराव होने लगा, और ऑर्गेनिक पदार्थ जो जैविक पदार्थ है उनकी मात्रा बढ़ी। उसके बाद है अब बड़े बड़े पौधों का विकास होने लगा। अब जब बड़े पौधे का विकास होने लगा तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ गई, और जड़ें चूंकि अधिक गहराई तक जा रही थी, इसलिए अब यहाँ जो है चट्टानों में टूट फूट अब और ऊंचाई तक हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक बी हॉरिजन भी आ गया, यानी कि एक तो यहाँ पर है बेड रॉक, उसके बाद सी हॉरिजन है, फिर बी है जो कि जिसको सब सॉइल बोलते हैं, उपमृदा, और उसके बाद मृदा है यानी मिट्टी। इस प्रकार ये 4 चरणों में मृदा का निर्माण हुआ। और अब जानते हैं मृदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका जो है एक कहते हैं हम लोग ना कि इसका संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको माटी बेटी के समान दर्जा दिया गया। बेटी और माटी को जो है बेटी के समान, क्योंकि माटी बनने में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हमारी होशियारी या फिर प्रकृति के क्रोध की वजह से काफ़ी तेज़ी से इसका बहाव होता है, अपक्षयन होता है, ये अपक्षयित हो जाते हैं, इसका विनाश होता है। इसलिए हमें इसके संरक्षण की बात की जाती है। इसके आगे हम अगले एपिसोड या आगे इसी में मृदा संरक्षण पर भी बात करेंगे। तो आप इसको एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये क्रस्ट जो था, क्रस्ट का ही टुकड़ा है, जो जनरली क्रस्ट को ही टूट फूट से मृदा का निर्माण हुआ, और इसमें मुख्य रूप से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशेनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि ग्रेनाइट से बना है, और ओशेनिक क्रस्ट जिसको बोलते हैं ये बेसाल्ट से बना होता है ये। तो ये है, अब आगे चलिए हम इसको बारे में बात करेंगे। अब है मृदा संस्तर, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल हॉरिजन जिसको बोलते हैं। मृदा स्तर से तात्पर्य है मृदा के तल के समांतर स्थिति उन स्तरों से जिनकी भौतिक विशेषताएं अपने ऊपर तथा नीचे स्थित स्तरों से अलग होती है। हर तरह की मिट्टी में कम से कम एक क्षितिज होता है, किंतु इनकी संख्या प्रायः 3-4 होती है। ये क्षितिज प्रायः उसके रंग या गठन के आधार पर दूसरे क्षितिजों से भिन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मृदा का स्तर होता है, जैसे अभी हमने पिछले एपिसोड में, पिछले स्लाइड में आपने देखा, यहाँ पर अलग अलग स्तर का निर्माण हो रहा है। तब इन्हीं स्तरों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है ऊपरी मृदा, इसमें क्या है, अविघटित कार्बनिक पदार्थ और विघटित कार्बनिक पदार्थ सबसे ऊपर, जिसको ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद है संचित, अब जो है कि जमा होते जाएगा धीरे एक के ऊपर एक। अब देखिए जो सड़ रहा है, इसके ऊपर फिर से पौधे पनप रहे हैं, तो वो सड़कर नीचे संचित होता जाएगा। संचित व विघटित कार्बनिक सामग्री या खनिज, कार्बनिक या खनिज सामग्री जिसका गहरा रंग होता है। उसके बाद है ये उपमृदा, अपक्षयित सेल, वेदरिंग रॉक, और शुद्ध रेत या मोटी गाद के कण। यहाँ पर जो है अपक्षयित सेल है और इसमें गाद जमा हो गया ऊपर से, जो कि क्योंकि ये ऊपर की जो ऊपरी मृदा जो है काफ़ी पोरस होती है, छिद्र युक्त होता है, तो इसमें जो बारीक कण है वो यहाँ से पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ, पानी या पानी के दबाव से वो नीचे की ओर आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद है मूल सेल का अपक्षयित भाग, जो पेरेंट रॉक है उसका जो है टूटा फूटा कण, जिसमें कि मोटा कण, कंकड़, पत्थर जैसी चीज़ें मिलेंगी आपको, जिसमें चूना, एल्युमिनियम, लोहा और बहुत कम जैविक पदार्थ भी देखने को मिलेंगे। और उसके इसको बोलते हैं अधः स्तर। अब नीचे आएगा सबसे लास्ट में, यह है आधारी सेल या जिसको पेरेंट रॉक कहते हैं। यहाँ पर अभी तक अपक्षयन या वेदरिंग नहीं हुआ है। इसमें यह खनिज तत्वों का मुख्य भंडार है, जैसे आयरन ओर है या फिर बॉक्साइट है, कोयला वगैरह सब यहीं से मिलता है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं अब मृदा परिच्छेदिका की, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की यदि हम बात करें तो सॉइल प्रोफाइल है हमारे पास यहाँ पर, इसको अलग अलग एक डायग्राम से देख सकते हैं, इसको बांटा गया है ओ, ए, बी, सी और आर। ओ जो है, ओ जो संस्तर होता है, या फिर इसमें अलग अलग संस्तरों में बांटा गया है। ओ को, इसमें ह्यूमस है, ऑर्गेनिक होता है पूरा ये। उसके बाद बी, ए है, इसमें ये टॉप सॉइल है, जो कि महीन कण होते हैं बालू मिट्टी के।
उसके बाद है बी सब सॉइल, इसमें बालू और ऊपरी मृदा का जो बारीक कण है उनका वो मिला जुला होता है। सी पर आएगा पेरेंट मटेरियल, यानी कि जिस चट्टान से ये मृदा बनी है वही चट्टानें हैं टूटी फूटी अवस्था में। और अंत में बेड रॉक, जो कि मतलब मुख्य चट्टान, मूल चट्टान जिसको कहेंगे। चलिए अब देखते हैं भारत में मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा देश है, हम सब जानते हैं। यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएं, या इधर गुजरात से आप असम या मणिपुर तक जाएं, तो आपको घंटे 2 घंटे में आपको मिट्टी का रंग जो है बदलता हुआ दिखेगा। मैं जब पहली बार अपने घर से दिल्ली गया था तो रास्ते में ये चीज़ मेरा स्पष्ट देखी। हालांकि ये जैसे हम देवघर ज़िला है, तो देवघर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं उत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो उत्तर पश्चिम की ओर, तो सबसे बिहार आ जाता है। और बिहार में मुश्किल से 50 किलोमीटर चलते ही गंगा का मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। और वही मिट्टी थोड़ा सा बहुत कम अंतर होता है, लेकिन वो दिल्ली तक लगभग वैसी ही होती है, क्योंकि ये गंगा यमुना का क्षेत्र होता है जो मैदानी क्षेत्र। तो इस चीज़ को मैंने देखा है। और आप फिर अभी यदि दिल्ली से आप राजस्थान की ओर बढ़ें, या दिल्ली से आप इधर भोपाल की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली से जयपुर की तरफ या दिल्ली से भोपाल की तरफ, तो दिल्ली से भोपाल आते आते आपको 2 से 3 रंग की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। सेम कंडीशन आपको दिल्ली से जयपुर या अजमेर जाते वक्त 3 तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी मिट्टी है, चलिए हम आगे बात करेंगे किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यदि क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण की बात करें, तो 19वीं शताब्दी में भारत की मृदा के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए थे, जिसमें कि 1893 में वोयलकर और 1898 में लीदर का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार मृदा के को जो है 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा रेगड़ या काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी और चौथी लेटराइट मिट्टी। बड़ी खतरनाक मिट्टी है भाई लेटराइट मिट्टी, चलिए इसके बारे में बताएंगे आगे। ये एक, अब इसको कहें कि ये अभिशाप है, आप रात में आपको भूत के दर्शन करा दे, ऐसी मिट्टी है ये लेटराइट मिट्टी। उपरोक्त वर्गीकरण के पश्चात भारत की मृदा के कई और वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, जिसमें मृदा गठन की संरचना, रंग, पीएच मान और यदि उसकी जो संरंध्रता है यानी मिट्टी में जो छिद्र है उसको आधार बनाया गया। अब है आईसीएआर के द्वारा, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के हाल के वर्गीकरण में भारत में मृदाओं को जो है 11 मृदा समूहों में विभाजित किया गया। तो 11 मृदा समूह कौन कौन से हैं? सबसे पहली जलोढ़ मृदा, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। दूसरी है लाल मृदा, तीसरी है रेगर व काली मिट्टी, चौथी मरुस्थलीय मृदा, पांचवी लेटराइट, छठी पर्वतीय, सातवीं लाल एवं काली मिट्टी, आठवीं धूसर एवं भूरी मृदा, नौवीं उप पर्वतीय मृदा, 10वीं हिमक क्षेत्र और 11वीं में अन्य मृदाएं। इसमें छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें, जैसे पीट हो गया आपका, या दलदली है, पीट या दलदली है, फिर आपका कोस्टल प्लेन है, सलाइन सॉइल्स है, ये वगैरह आता है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में यदि हम बात करें तो आपको जलोढ़ मिट्टी देखना हो आपको तो आप नदी के किनारे जाइए, और नदी के किनारे का जो खेत है जहाँ पर बार बार नदी का पानी आता है, उस मिट्टी को देखिए। वही मिट्टी है जो कि हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी कि ऐसी मिट्टी जिसे जल के द्वारा बहा कर लाया गया हो कहीं से, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण जल द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेपों से होता है, या सागर या फिर समुद्र यदि पीछे चला जाए तो भी इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका रंग जो है हल्का भूरा या फिर भस्मी भूरा तक, यानी कि राख जैसा जो भूरा होता है उस तरह का हो सकता है। इसका गठन बलुआ, या तो इसी आप अक्सर देखेंगे कि नदी किनारे बलुई मिट्टी भी पाई जाती है। बलुआ से लेकर सिल्ट, दोमट का मतलब होता है दो मिट्टी, बलुआ और सिल्ट दोनों। सिल्ट है कि आप गंगा के जो मृतिका जिसको बोलते हैं, अक्सर जो लोग जल उठाने कांवर लेने जाते हैं वो गंगा के किनारे एक बारीक मिट्टी होती है उसको लाते हैं लोग। हालांकि वो उसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में करते हैं, उसको एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कितना इससे फ़ायदा होता है ये तो देखना पड़ेगा। वो सिल्ट है, और उसी में जब बालू मिल जाए तो उसको सिल्ट दोमट कहेंगे। बलुआ हो सकता है,
प्योर सिल्ट हो सकता है या फिर सिल्ट दोमट हो सकता है। यही सिल्ट जब रूपांतरित होता है तो स्लेट का निर्माण करता है, याद रखिएगा। यही सिल्ट जो मिट्टी होती है, जो जब ये रूपांतरित होती है, कायांतरित होती है, कायांतरित सेल में बदलती है, तो इसको ये स्लेट बनाती है। इसकी जो परिच्छेदिकाएं जहां लहरदार क्षेत्रों में अपरिपक्व हैं, वहीं समतल क्षेत्रों में पूर्ण विकसित है। अब आप देखेंगे कि कभी जैसे मैं जब देवघर से पटना जाता हूँ तो पटना में बाढ़ है, सॉरी मोकामा पार करने के बाद आप जैसे ही अपने जसीरी से पटना जाते हुए अपने राइट साइड में आप, सॉरी लेफ्ट साइड में जब देखेंगे आप, आपको दूर दूर तक एक समतल मैदान दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि हम समंदर के बीच में, हमारी ट्रेन समंदर में चल रही है। कहीं पेड़ पौधे बहुत कम जहाँ तहाँ, और ज़मीन ही एकदम समतल ज़मीन है। इसको कहते हैं, ये जो है ये समतल क्षेत्र है। और वहीं जब आप उत्तर प्रदेश का ये जो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र वाला देखेंगे, यहाँ की जो मिट्टी है वो लहरदार है। यानी लहरदार से मतलब है कि ये इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, वेव की तरह। हालांकि इतना नहीं होता है, वो यूँ कहें कि ऐसी स्थिति होगी। और होती है इस तरह की लहरदार स्थिति जहाँ पर है, वहाँ क्षेत्रों में अपरिपक्व है, और जो समतल क्षेत्रों में पूर्ण विकसित है। यानी कि जो परिच्छेदिका के बारे में बताया वो पूरा आपको वहाँ सारे अलग अलग संस्तर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? समतल क्षेत्र में। लेकिन जहाँ पर ये है लहरदार वाली स्थिति है, वहाँ पर वो सारे संस्तर आपको नहीं मिलेंगे। इन मृदाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है खादर और दूसरा है भांगर। खादर और भांगर, चलिए बात करें, देखते हैं। सबसे पहले अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक मैप है, इसको एक आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके पास मैप अवेलेबल हो एटलस, उसमें आपका सॉयल मैप मिल जाएगा। आगे सब इसको दिखाएंगे आपको। एलुवियल सॉयल का जो ये एरिया आप देख सकते हैं, ये हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इधर थोड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पूरा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ये हिस्सा है जिसको कि हम लोग एक संयुक्त रूप से इस पूरे क्षेत्र को गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये भारत में सबसे बड़ी जो कि संरचना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। खादर मृदा, खादर जो है नवीन या नए जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये खादर है नदी के किनारे वाली, और ये दूर वाली जो है भांगर है। यह मृदा मैदानी क्षेत्र में के निम्न या निचले भागों में पाई जाती है, यानी कि नदी के जस्ट किनारे, जहाँ पर कि बाढ़ हमेशा आता है या अक्सर आता है, ऐसे क्षेत्रों में खादर मृदा पाई जाएगी। निचले इलाकों में होने के कारण बाढ़ द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है, यानी कि यहाँ बार बार बाढ़ आता रहता है, पानी का भरता रहता है, तो यहाँ पर ये जो मिट्टी जो है कि वो नई मिट्टी बार बार आती रहती है, इसलिए इसको नवीन मृदा निचले क्षेत्रों में ये खादर पाई जाती है, जिससे इसकी उर्वरता भी काफ़ी उच्च बनी रहती है। शुष्क क्षेत्रों में लवणीय या क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं। यदि यही खादर मिट्टी जब शुष्क क्षेत्रों में होगा तो शुष्क के, जब देखिए एक यहाँ पर आपको एक विरोधाभास हो रहा होगा कि यदि शुष्क क्षेत्र है तो फिर वह बाढ़ कैसे आएगा। अब आप देखेंगे कि नील नदी सहारा से होकर गुजरती है, लेकिन सहारा मरुस्थल पर तो बाढ़ नहीं होता, तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति आएगी। ऐसा होता यह है कि शुष्क क्षेत्र उसको कहेंगे जहाँ की वर्षण वाष्पीकरण से कम हो, यानी कि वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा वहाँ वाष्पीकरण होता है, ऐसे क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र कहते हैं, ऐसे या डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लवणीय या क्षारीय गुण पाए जाते हैं। हालांकि जो जहाँ शुष्क है, यदि ये शुष्क एरिया है और ये शुष्क नहीं है, ये काफ़ी यहाँ बारिश होती है, तो यहाँ से निकलने वाली नदी यहाँ से तो गुजर ही सकती है। ऐसे ही क्षेत्रों में जब गुजरेगी तो वहाँ पर जो खादर जो है लवणीय या क्षारीय गुण पाए जाएंगे, जिन्हें स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में इस तरह की मिट्टी रेह, कल्लर या थूर के नाम से जाना जाता है। रेह, कल्लर या थूर, ये तीनों जो है खादर मृदा का ही नाम है। खादर का ही नाम है रेह, कल्लर या थूर। इन मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक से अधिक नमी धारण कर सकती है। ये जो इसमें ह्यूमस बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण यह अधिक से अधिक नमी धारण करेगी। आप देख रहे होंगे कि जब खेत में गोबर डाला जाता है या फिर अन्य जैविक पदार्थ डाला जाता है या खेत की मल्चिंग की जाती है, तो वो नमी अधिक से अधिक
धारण करती है। तो ये खादर और भांगर का मैंने आपको एक दिखा दिया। अब चलिए अब देखते हैं भांगर मृदा। यह बाढ़ स्तर के ऊपर की मृदा है तथा यह अच्छे से अपवाहित होती है। यानी कि यहाँ होता क्या है कि कभी बाढ़ आया करता था या कभी बाढ़ आया था, जिसके कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, लेकिन अब क्या है कि वहाँ बाढ़ नहीं आती। तो बारिश से यहाँ जो महीन कण है वो उसका वो बह जा रहा है, यहाँ से यहाँ अपक्षयित हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध कैल्शियम के कंकड़, कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाएंगे, यहाँ पर कंकड़ पाए जाएंगे और मोटे बजरी वाली संरचना यहाँ को देखने को मिलेगी। और इसका गठन जो है दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक हो सकती है। चिकनी मिट्टी होगी या फिर दोमट होगा ये, क्योंकि यहाँ से बार बार ह्यूमस जो है या फिर बारीक का सिल्ट है वो बह जाता है। इसमें ह्यूमस, चूना, फॉस्फरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है तथा पोटास की कमी होती है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, भारत में किसी भी मृदा में पोटास की अधिकता या सफिशिएंट पोटास नहीं पाया जाता। पोटास की कमी हमेशा हर जगह रहेगा। इसलिए आप देखते होंगे पोटास हमें आयात करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा आयात हमें पोटास करना पड़ता है। यदि हम बात करें उर्वरकों की, तो उर्वरकों में हमें सबसे ज़्यादा पोटास का आयात करना पड़ता है। यह मिट्टी जो होता है गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन और चारा फसलों एवं सब्जियों की उपज के लिए उपयुक्त है। हाँ, बस सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वो जो खादर मृदा है वहाँ पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। कभी आप गंगा का जो दियारा क्षेत्र है वहाँ जाकर देखेंगे आप, सब्जी या फिर रबी फसल की जो खेती की जाती है उसमें सिंचाई बिल्कुल भी नहीं की जाती या बहुत कम की जाती है। अब अगला है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, नाम से ही पता है कि ये मिट्टी देखने में लाल होगी। वैसे तो देखने में लाल मिट्टी के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो लाल मिट्टी जिसको कह रहे हैं, दूसरा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भी लाल ही होती है देखने में। और तीसरा है, लेटराइट मिट्टी के बाद जो तीसरा मिट्टी है वो है आपका लाल बलुई मिट्टी। इसमें ये भी आपको लाल ही देखने को मिलता है। हालांकि ये थोड़ा ऊपर जैसे नीचे जाएंगे थोड़ा पीलापन लिए होता है। जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी का विस्तार दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा है। यानी कि 1 नंबर पर कौन है, जलोढ़ मिट्टी, दूसरे स्थान पर है लाल मिट्टी। इसका जो क्षेत्रफल है टोटल 18.5% भारत का जो टोटल मृदा क्षेत्र है उसमें, और जैसे कि ये यदि हेक्टेयर में देखें तो 61 मिलियन हेक्टेयर में विस्तृत है। इसका विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु से तथा पूरब में राजमहल से लेकर काठियावाड़ प्रायद्वीप तक विस्तृत है। आप देख सकते हैं ये हाँ, ये रही लाल मृदा, रेड एंड येलो दोनों का देख सकते हैं। यहाँ तमिलनाडु है ये, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। पूरब में आप देख सकते हैं यहाँ असम है या फिर यहाँ राजमहल का एरिया है, और यहाँ से ये गुजरात और राजस्थान में इस क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये है गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन है। दादर और नगर हवेली का जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ तक। काठियावाड़ पेनिनसुला, ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला। आप देख सकते हैं हल्का लालिमा लिए हुए है यहाँ तक भी इसका विस्तार है, बहुत कम है लेकिन है। चलिए अब आगे हम इस पर बात करेंगे। ये जो है आर्कियन श्रेणी की ग्रेनाइट चट्टानें, इसकी मातृ इसका जो पेरेंट रॉक होता है, मातृ चट्टान जिसको बोलते हैं, वो है आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें, जिसमें जो कि काफ़ी बारीक कणों वाली होती है। इसका लाल रंग इसमें विद्यमान जो फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह ऊपर में लाल तथा निचले संस्तरों में पीला रंग लिए होता है, हल्का पीलापन लिए होता है ये। इसकी संरचना बलुई, चिकनी तथा दोमट तीनों प्रकार की हो सकती है। पहले ही बताए थे हम। चिकनी मिट्टी जो होती है, इसमें जो चिकनी वाली जो मिट्टी होगी वही है लेटराइट। सरंगता तथा भुरभुरापन इसकी विशेषता है। ये काफ़ी पोरस होती है और भुरभुरी भी होती है। इसकी जुताई कीजिए, 2 बार बारिश हो जाए तो फिर ये बैठ जाता है पूरी तरह से। अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि इस मृदा में साधारणतः चूना, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ह्यूमस एवं पोटास की कमी होती है। यहाँ भी देखिए पोटास की कमी है। पोटास भारत में बहुत कम या नहीं के बराबर पाई जाती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है इन मृदाओं में गेहूँ, कपास, दलहन और तंबाकू, आलू और फलों की खेती की जा सकती है। बागवानी के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। सब्जी की खेती के लिए कितनी भी बारिश हो यहाँ पानी टिकता नहीं है, क्योंकि ये एक तो ऊंचाई पर होती है, दूसरी ये पोरस होती है। कितना भी बारिश हो जाए यहाँ पानी टिकता नहीं है। यही इसका वरदान भी है और अभिशाप भी।
इसके लिए, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए, यहाँ की फल और सब्जियों की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है इसको। अब हम बात करेंगे काली मिट्टी की, रेगुर या काली मिट्टी। काली मिट्टी, भारत, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है देखेंगे तो भारत में प्राचीन काल से ही वो क्षेत्र काफ़ी विकसित रहा है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र जो होता है, देखेंगे आप लोथल, जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह नगर रहा है, वो क्षेत्र भी काली मिट्टी वाला क्षेत्र भी है। कारण क्या है देखेंगे आप, चलिए इसको बात करते हैं। भारत में इसका जो विस्तार है तीसरे स्थान पर है। यह रेगुर या काली कपास मृदा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार 50 मिलियन हेक्टेयर तथा सकल मृदा क्षेत्र का 15% है। इसका मूल पदार्थ है क्रिटेशस युगीन अपक्षयित लावा। क्रिटेशस काल में जो लावा अपक्षयित हुआ था उससे इसका निर्माण हुआ है। अब आप पूछेंगे कि भारत में तो ज्वालामुखी है नहीं, तो फिर भारत में लावा उद्गार हुआ कैसे? इसके लिए आपको मेरा जो फिजिकल ज्योग्राफी का सीरीज़ है उसका एपिसोड देखना पड़ेगा, टेक्टोनिक मूवमेंट वाला, जब उसमें भारत का, हाँ, उसका हम लावा अक्षर का जो भारत में जो ज्वालामुखी चट्टानें बनी या जो प्रायद्वीपीय भाग का निर्माण हुआ उसके बारे में जो एपिसोड है वो देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका जो विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ राजमहल में कुछ बहुत इसका विस्तार है। ये जो काली मृदा है ये कपास के लिए, नाम से जानते हैं, काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं, ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी विकसित रहा है। कपड़े, जब तक भारत का कॉटन के क्षेत्र में एकाधिकार रहा ये क्षेत्र काफ़ी विकसित रहा। आज भी ये क्षेत्र काफ़ी विकसित है। आप यदि मुंबई की बात करें तो मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और उसके आसपास देखेंगे आप कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। मुंबई में इतिहास में देखेंगे तो जब मुंबई की स्थापना हुआ तो वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पर ही वो मुंबई एक सामने आया है मुंबई के रूप में। तो ये काली मृदा जो है खासकर आपका ये कपास और सोयाबीन, मूंगफली, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकतर काली मृदा वाले क्षेत्रों में 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसकी संरचना दोमट है तथा इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। पोटास यहाँ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जा रहा है प्रचुरता में? काली मिट्टी में। ये सवाल बन सकता है। काली मिट्टी ही है जहाँ की आपको पोटास प्राकृतिक अवस्था में मिल रहा है, वरना आप किसी भी मृदा में चले जाएं, किसी भी मिट्टी में पोटास नहीं पाई जाती है। यह उच्च नमी धारण करने की क्षमता रखती है। उच्च कसाव और दृढ़ता आदि गुणों से परिपूर्ण इस मिट्टी में सूखे में दरारें पड़ जाती हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। होता यह है कि इसके बारे में कहा जाता है सूख जाए तो सूखे में सुइया और गीले में रुइया, यानी कि सूख जाए तो ये सुई के समान चुभेगा, बहुत सख्त हो जाता है, और यदि गीला हो जाए तो बिल्कुल रुई के समान, इस पर आराम से आप चल सकते, तुरंत वो गल जाता है, वो नरम हो जाता है। और कसाव के कारण ये फटता, दरार भी पड़ता है मिट्टी में बहुत ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ पर जो वातन, मिट्टी के लिए मिट्टी में वायु का जाना, प्राकृतिक रूप से वायु का मिट्टी में निचले संस्तरों तक पहुँचना, इस प्रक्रिया को वातन या एरेजन कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से होता है, जिसके कारण ये जो है काफ़ी उपजाऊ बनी रहती है। और ये खासकर इस सोयाबीन और कपास के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह मृदा बहुत उर्वर है तथा कपास, दलहन, जिसमें सोयाबीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद मिलेट्स, मोटा अनाज, अलसी, अरंडी, तंबाकू, गन्ना और सब्जी, और उसके साथ साइट्रस फलों, क्योंकि अब जैसे कि यहाँ देखेंगे आप बारिश बहुत कम होती है तो यह साइट्रस फलों, नींबू, अंगूर, अनारस जैसे फलों की खेती भी प्रचुर मात्रा में की जाती है। तो काली मिट्टी वाला जो देखते हैं ये है ब्लैक सॉयल, ये देख सकते हैं आप, ये रहा ब्लैक सॉयल आपका। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जो कि अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना,
उसके अलावा तमिलनाडु में, थोड़ा बहुत राजमहल हाईलैंड्स में भी, और गुजरात में आप देख सकते हैं ये हिस्सा, काठियावाड़ और ये काठियावाड़ पेनिनसुला। आप इसको पॉलिटिकल मैप पर भी देखिए, आप मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। ये झारखंड और झारखंड के ये छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। अब आगे हम बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा की। जाहिर है मरुस्थलीय मृदा जो है मरुस्थल में पाई जाएगी। थोड़ा पानी पी लें, सुस्ता लें। आधा घंटा तो हो चुका है, लगता है ये वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास इसको होना चाहिए। और इसमें 3 ट्रैक होगा, जिसमें कि फ़ोटो अलग से, साउंड, देखते हैं कोशिश करके अच्छा से अच्छा बनाने का। मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मृदा देश के कुल मृदाओं की 4.4% है तथा इसका विस्तार 15 मिलियन हेक्टेयर में है। इन मृदाओं का निर्माण शुष्क एवं अर्धशुष्क स्थितियों में हुआ है तथा इन्हें हवाओं द्वारा निक्षेपित किया जाता है। ये हवा द्वारा काफ़ी बार बार ये इसका निक्षेपण होता है। आप यदि दिल्ली में रहें तो दिल्ली में गर्मियों में अक्सर धूल भरी आंधियाँ आती हैं, और वो आंधी इन्हीं शुष्क मृदाओं के कारण होता है, जो कि पश्चिमी हवाएं जब चलेंगी दिल्ली में तो राजस्थान से धूल उड़कर दिल्ली तक पहुंच जाती है। और धूल इतना कि 1 महीने के लिए आप यदि कमरा बंद करके छोड़ दें तो 1 सेंटीमीटर तक आप धूल जम सकता है कमरे में। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, अरावली के पश्चिम, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, हरियाणा और देश के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा की संरचना बलुई से लेकर बजरीनुमा तक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में आर्द्रता एवं नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, लेकिन घुलनशील लवणों की अधिकता पाई जाती है। इन मृदाओं में यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो बाजरा, दलहन, ग्वार, चारा जैसे फसलों की खेती की जा सकती है, जिन्हें कम जल की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा, ये ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, जो कि हरिके बैराज से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ तक जाती है, ये काफ़ी इसका फ़ायदा पहुंचा है। गंगा, खासकर जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, पाकिस्तान से लगा हुआ वो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंचा है। यहाँ पर कृषि का काफ़ी विकास हुआ, हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। अभी हमारी कौन सी थी ये, काली मिट्टी, सॉरी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो डेजर्ट सॉइल है आपका, आप एरिड या डेजर्ट सॉइल आप देख सकते हैं, राजस्थान, थोड़ा बहुत हरियाणा और गुजरात, यही क्षेत्र है इसका पश्चिमी हिस्से में। अब आगे हम देखेंगे लेटराइट मृदा। ये तो है रात में भूत दिखाने वाला मृदा। यदि हल्की फुल्की बारिश हो जाए, आप इस पर निकल जाएं, वो भी बाइक लेकर, तो आपको रात में ये भूत दिखा सकता है। कैसे, वो बताएंगे अभी। इस मृदा का जो है प्रथम अध्ययन एफ बुचनान द्वारा सन 1905 में किया गया था। इसका नामकरण लैटिन शब्द लेटर से हुआ है, इसका अर्थ होता है ईंट। यह मृदा गीली अवस्था में काफ़ी मुलायम एवं चिपचिपी तथा सूखी अवस्था में ईंट के समान सख्त हो जाती है। यह मौसमी वर्षा या मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से होने वाले सिलिका युक्त पदार्थों के निक्षालन से होता है। एक्चुअली होता यह है कि इसमें यदि हल्की फुल्की बारिश हो और आप बाइक लेके चले जाएं और या चप्पल पहन के चले जाएं, तो इतना चिपचिपा होता है, या तो आप गिरेंगे या चप्पल टूटेगी। अब बाइक लेके जाएं तो पक्का है कि आगे का जो पहिया है, जिसमें मडगार्ड थोड़ा नीचे है पहिया से थोड़ा करीब, वो पक्का जाम होगा। मिट्टी जैसे ही चिपकेगा मडगार्ड और टायर से, टायर को ये घूमने नहीं देगा। और ये चीज़ यदि रात में हो जाए तो पक्का आपको लगेगा ना कि बहुत ही दिख रहा है इधर आसपास। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है। इस प्रकार की मृदा का विकास मुख्यतः पठार के उच्च भागों में होता है।
इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लेटराइट मृदा भारत के लगभग 12.2 मिलियन हेक्टेयर में फैली है तथा कुल मृदा का 3.7% है। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल, सतपुड़ा, विंध्याचल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की मुख्य पहाड़ियों और मेघालय की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। इसकी उर्वरता बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन लेटराइट मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। वहीं पोटास, नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। सिंचाई एवं खाद के प्रयोग कर यहाँ पर चावल, मोटा अनाज, गन्ना और काजू आदि की खेती की जा सकती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काजू की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ ये काजू के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दूसरे फसलों की खेती करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ आपको दूसरे फसल यदि जैसे कि चावल या फिर मोटा अनाज हो, गन्ना हो, तो चावल और गन्ने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और ये थोड़ा सा भी पानी कम हो जाए तो काफ़ी सख्त हो जाता है। इसमें पौधों को ग्रो करने में, विकास करने में दिक्कत तो होती है। अब लेटराइट मिट्टी आप देख सकते हैं, ये लेटराइट वाला है। ये है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का हिस्सा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये चंबल घाटी का क्षेत्र है ये, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के ये 2-3 क्षेत्र है इसमें। ये लेटराइट मिट्टी का ये क्षेत्र है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा यानी कि माउंटेन, यानी पहाड़ों पर पाई जाने वाली माउंटेन सॉइल। पर्वतीय मृदा जो है भारत के लगभग 18.2 मिलियन हेक्टेयर भागों में फैला है तथा समस्त मृदाओं में इसकी हिस्सेदारी कितना है, 5.5% है। ये जो है मिट्टी हिमालय के घाटी में, हिमालय पर ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसकी जो संरचना है अवसादी दोमट से लेकर दोमट तक हो सकती है। इस मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है दोमट पोडजॉल और दूसरा है उच्च स्थानीय मृदा, हाई लैटिट्यूड सॉइल, हाई एल्टीट्यूड सॉइल। इस प्रकार की मृदा के मध्य अक्षांशीय भागों में देवदार, चीड़ और नीला चीड़ जैसे वृक्ष उगाए जाते हैं। यहाँ पर बागवानी यानी वृक्षों की खेती की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फलदार वृक्षों की खेती करेंगे, लेकिन यहाँ पर कृषि की जाती है तो वृक्षों की। यह अम्लीय चरित्र के होते हैं तथा ह्यूमस की निम्न मात्रा पाई जाती है, क्योंकि जो उच्च अक्षांश, उच्च क्षेत्रों में पेड़ों से पत्ते गिरते नहीं हैं और जो भी गिरते हैं तो बारिश के पानी के साथ बहकर नीचे चला जाता है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। इस पर मक्का, चावल, दलहन, तिलहन, फलियों एवं चारे की खेती की जाती है। फलियों जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, अखरोट, बादाम। यहाँ पर चावल, यदि आप उत्तराखंड में देखें तो बासमती चावल की खेती की जाती है। वैसे तो खेती यहाँ बहुत कम होती है, लेकिन जब होता है तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। देहरादून का बासमती चावल पूरी दुनिया में फेमस है। इन मृदाओं की जो उपमृदा सतह है वो बर्फ के अंदर जमी हुई अवस्था में रहती है। अब माउंटेन सॉइल आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये इसमें अपनी हरा वाला है और यहाँ पर ये पर्पल वाला फॉरेस्ट, माउंटेन या जंगल। अब देखते हैं लाल एवं काली मृदा। लाल एवं काली मृदा का विस्तार छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ, एकाकी टुकड़ों में हुआ, जिन्हें बुंदेलखंड तथा अरावली में देखा जा सकता है। इन मृदाओं का, यहाँ नेताओं का हो गया, इन मृदाओं का विकास आर्केयन और प्री कैम्ब्रियन कालों के ग्रेनाइट और नाइस और क्वार्टजाइट चट्टानों पर हुआ है। सिंचाई की उचित व्यवस्था होने पर अच्छी उर्वरता देखी जाती है। इन मृदाओं पर मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन एवं तिलहन की खेती की जा सकती है। एक तो काली मिट्टी है ही, उसी में कहीं कहीं लाल मिट्टी का भी मिश्रण है, इसलिए इसको लाल एवं काली मृदा कहते हैं। अब एक इस मैप को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अलग अलग दिखेगा आपको। स्नोफील्ड्स है ये, यहाँ पर आप देख, ये रहा स्नोफील्ड्स इधर। उसके बाद आपका सब माउंटेन, फिर है आपका माउंटेन वगैरह जो है कि माउंटेन सॉइल है। ये रेड, सबसे यहाँ से देखें तो रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, रेड ब्लैक सॉइल, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल, सब माउंटेन सॉइल और स्नोफील्ड्स। ये इसको भी आप एक बार अवलोकन कर लें। ये बड़ा मैप है, इसको इस पर भी आप देख सकते हैं इसको, इन चीज़ों को। अब है धूसर एवं भूरी मृदाएं। धूसर यानी कि ये ब्राउन वाली जो मिट्टी है, ब्राउन मृदा। इन मृदाओं का निर्माण ग्रेनाइट,
नाइस और क्वार्टजाइट के अपक्षयन द्वारा हुआ है। यह ढीली तथा भुरभुरी मृदा है। ये ढीली होती है और भुरभुरी होती है। यहाँ पर अपर्दन काफ़ी तेजी से होता है। इसमें अपक्षयित आयरन ऑक्साइड इसे लाल या काले फिर भूरे रंग की भिन्नता प्रदान करते हैं। आयरन ऑक्साइड जो होता है अलग अलग रंगों, कहीं लाल रंग का, कहीं काले रंग का या फिर भूरे रंग में पाई जाती है। यह मृदा राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती है। ये मैप है आपके पास। अब है दूसरा है उप पर्वतीय मृदा। यह मृदा जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक तराई या उप पर्वतीय भागों में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। इसका निर्माण जो है शिवालिक एवं लघु हिमालय से प्राप्त अपर्दित पदार्थों के निक्षेप से हुआ है। यह मृदा उपजाऊ है तथा यह वानिकी के विकास के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इस क्षेत्रों में फलों की खेती, फल और सब्जियों की खेती की जाती है। कृषि कार्यों के लिए जंगलों की कटाई इस क्षेत्र में अपर्दन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है यहाँ का। अब आगे देखेंगे स्नोफील्ड्स। भारत में 4 मिलियन हेक्टेयर जो है बर्फ से ढका होता है, जिन्हें हिम क्षेत्र कहते हैं। वृहद हिमालय की ऊंची चोटियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इसके मूल क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की मृदा अप्रौढ़ है तथा यहाँ साधारणतः मृदा अपर्दन नहीं हुआ है। यह मृदा सालों भर जमी रहती है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। अब अन्य छोटी छोटी जो मृदाएं हैं, छोटे छोटे पाया जाता है कई कई टुकड़ों में, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले लवणीय एवं क्षारीय मृदा। इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति होती है, जो कि ये इसको लवणीय गुण प्रदान करता है। केशिकत्व या केशिका क्रिया की भौतिक गतिविधि के कारण लवणीय मृदाओं की सतह पर एक सफ़ेद परत बिछ जाती है। अक्सर इस पर देखा जाएगा कि नमक या अलग अलग लवणों की एक सफ़ेद परत सी बिछी दिखती है यहाँ पर। इन मृदाओं को भिन्न भिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि पहले ही बता जो कल्लर हुआ, ऊसर है, रॉकर है, थूर, कार्ल या चौपान। यह मृदा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब आगे देखेंगे पीटमय या दलदली मृदा। भारी वर्षा एवं जल जमाव वाले क्षेत्रों में, ये वाटर लॉगिंग वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें जैविक पाया जाता है। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, क्योंकि जो जैविक पदार्थ बहकर आया वो कहीं जा नहीं पाया, वहीं जमा हो गया। यह उच्च लवणीय तथा इसमें फॉस्फेट तथा पोटास की कमी पाई जाती है। यह मृदा है मुख्यतया केरल के कोट्टायम तथा अलापुझा जिलों में के कुछ हिस्सों में तथा सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र जो होता है, सुंदरवन का जो क्षेत्र है बंगाल और बांग्लादेश का जो हिस्सा है वहाँ पर पाया जाता है। यह चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये है ये दलदली वाले मृदा। आप देख सकते हैं कि वेटलैंड है, पानी चारों ओर से बहकर आया, अपने साथ जो गाद वगैरह लेके आया, यहीं जमा हो गया। अब देखेंगे दूसरा करेवा मृदा है। करेवा आपका ये यहाँ पर करेवा जो है मुख्यतः केसर की खेती के लिए फेमस है। हालांकि केसर के अलावा यहाँ पर चावल और गन्ने की भी खेती की जा सकती है। आप देख सकते हैं इसको केसर करेवा की जो स्थिति कैसी। करेवा जो मैदान होते हैं, पहाड़ों के बीच छोटे छोटे मैदान होते हैं। आप एक खूबसूरत फूल देख सकते हैं केसर का। केसर क्यों बहुत महंगा होता है कि केसर का जो फूल है उसके बीच का जो ये हिस्सा है इसे ही केसर कहते हैं। और एक फूल में 3 ही केसर होते हैं, 3 ही धागे होते हैं, इसलिए ये बहुत महंगा होता है। और पौधा भी बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन कम ही होगा। करेवा जो मृदा कश्मीर की घाटियों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण महीन गाद, दोमट, बालू एवं कंकड़ों से हुआ है। इसमें स्तनधारियों के जीवाश्म और पीट विद्यमान है। झील या सरोवर में निक्षेपित पदार्थों से ही करेवा की रचना हुई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कश्मीर का एक नाम कश्यप मीर भी है। कश्यप मीर, कश्यप नाम की झील पर इसका निर्माण है, कश्यप झील के नाम से है। कश्यप मीर से बना है कश्मीर, और मीर मतलब होता है झील। जो यह झीलों का एक राज्य था, झीलों का क्षेत्र था। तो इन झीलों पर जब गाद जमा हो गया, अवसाद जमा हो गया, तो यहाँ पर एक छोटे छोटे मैदानों की रचना हुई जिसे करेवा कहा जाता है। इस मृदा पर केसर, बादाम, अखरोट, सेब और अन्य फलों की खेती की जाती है। जिसमें कश्मीर का जो है पालमपुर, पुलवामा, कुलगाम की करेवा मृदा है। यहाँ पर जो यहाँ की जो मृदा है वो करेवा मृदा यहाँ पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। भारत के अलावा केसर की खेती जो है व्यावसायिक रूप से ईरान में की जाती है। केसर की खेती भारत से ज़्यादा ईरान में की जाती है। भारत के अलावा ईरान में की जाती है व्यावसायिक रूप से। तो आप देख सकते हैं ये करेवा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये रहा आपका जास्कर रेंज और इधर है हिमालय का
ये दक्षिणी हिमालय, जिसको पीर पंजाल हिमालय बोलते हैं यहाँ पर, सॉरी ये शिवालिक हिमालय जो का जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ पर इसके बीच में ये पाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी में करेवा मैदान। ये केसर के फूल हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर सवाल कीजिए, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। केसर के खूबसूरत फूलों के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।